जब उनकी भागीदारी नहीं मिलेगी तो तभी क्रांतियां जन्म लेती हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने, और उन्होंने कहा था हम इनको न्याय देंगे। बसपा सरकार का विज्ञापन आए, सपा सरकार नहीं करती है। सपा सरकार का विज्ञापन आए, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आप ये बताइए, और भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन आए तो कांग्रेस सरकार नहीं करती। इस तरीके से चलता रहेगा, अपना दल भी नहीं करेगी। अभी होता है आप लोग आपस में भिड़ते रहेंगे, इसमें हम अभ्यर्थी को क्या दोष। जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जाति जनगणना होना बहुत ही जरूरी है। कैसे पता चलेगा सरकार? जातिगत आंकड़ा से पहले गरीब और अमीर का आंकड़ा करना तो आप नहीं चाहते हैं कि SC OBC के लोग जो है उच्च पदों पर चाहिए। तो गरीब की बात कर रहा हूँ, जातिगत बातचीत से हमें कोई लेने ही देना नहीं है। आप अधिकार कहाँ तक किसी का मार के रखेंगे? के लिए ही तो जनगणना होनी चाहिए, भागीदारी। हम लोग ओबीसी को कौन पहचान, अधिकार छीना जाएगा तो हम लोग गरीब तो गरीब ही रहेंगे ना। बैकवर्ड से निकलती, बैकवर्ड जीरो होता तब EWS वाले जनरल वाले क्यों नहीं बोलते हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है। SC OBC की उपेक्षा तो संपन्न थी। हाँ, की जमीन अभी भी हम लोगों पे ज्यादा है। कांग्रेस समय में क्या सरकारी नौकरी नहीं, ज्वाइनिंग लेटर घर आ जाता था। जितना दिखावा, इतना आडंबर है। अगर 200 भर्तियां निकलेंगी, 20 लाख फार्म पड़ेंगे, 200 लोगों को जिला मुख्यालय में बुलाया जाएगा और नियुक्ति पत्र ऐसे दिया जाएगा जैसे उन्हीं ने पेपर दिया हो। नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप खबर देख रहे हैं औरैया उत्तर प्रदेश से। जिस तरह से बिहार सरकार ने जाति जनगणना का सर्वे पब्लिक किया है, उसके बाद देश के जगह जगह के लोगों का क्या रुझान है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लोग औरैया जनपद में ग्राम पंचायत ढिकियापुर के एक खेत में बैठे हुए हैं। यहाँ पर किसान भी हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी हैं। तो सभी लोगों से प्रयास करेंगे बारी बारी बात करने का। तो सबसे पहले शुरुआत शिखरवार जी आपसे करते हैं। जिस तरह से बिहार सरकार ने जाति जनगणना को पब्लिक में किया है, उसका देश के जगह जगह के अन्य जगह लोगों का क्या रिस्पांस आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। गणेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार जो आपने अपने चैनल के माध्यम से वंचित वर्गों और पिछड़े वर्गों की बात की। नहीं तो आप इस समय आपका चैनल कम से कम पिछड़े वर्गों की बात तो कर रहा है। नहीं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो युद्ध में फंसा पड़ा, इजराइल गाजा पट्टी। तो जो आपने इस बात की जानकारी चाहिए कि जो बिहार में जाति जनगणना हुई थी, जाति जनगणना तो केंद्र सरकार को खुद करानी चाहिए थी। मजबूरन समझ बिहार सरकार को करानी पड़ी, इसलिए कि 1931 से जाति जनगणना नहीं हुई। अब जब आपके पास आंकड़े नहीं हैं तो आप योजना आखिर बना कैसे रहे और किस प्रकार से आपने 27% आरक्षण दिया? भाई, जब आपको ये जानकारी नहीं है ये जाति जनगणना से क्या जो सवर्ण समाज के लोग हैं, आप भी उसी में आते हैं, क्या किसी को जाति जनगणना के हिसाब से भागीदारी देना किसी को कष्ट होगा, दिक्कत होगी, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये चीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक पारिवारिक मैटर सा है, ये बड़ा समाज है जी भाई। जैसे घर में भी है, अगर जिसकी जैसी ज़रूरत होती जाती है उसके अनुसार बुजुर्ग उनका करता है जी। तो जब जैसे आपकी ज़्यादा जनसंख्या है तो संसार भागीदारी निश्चित तौर पर मिलना चाहिए भाई। जब उनका हक नहीं मिलेगा, जब उनकी भागीदारी नहीं मिलेगी तो तभी क्रांतियां जन्म लेती हैं। चलिए, अभी आपके पास दोबारा हम फिर आएंगे। तो इसी बीच में हमारे बगल में बैठे हैं नंद किशोर उर्फ नंदू जी, जो इसी पंचायत से प्रधानी का चुनाव लड़ चुके हैं। इनसे समझते हैं, क्योंकि राजनीतिक जानकारी भी इनको है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से बिहार सरकार ने जाति जनगणना का सर्वे पब्लिक किया है, क्या देश के अलग अलग राज्यों में जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पर आप क्या अपना सुझाव रखते हैं? सर्वप्रथम आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप जैसे पत्रकार, यूट्यूबर के माध्यम से हमने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं। वरना तो बड़े बड़े बहुसंख्यक लोगों ने तो यूट्यूबर चैनल को बिल्कुल अवैध करार दे दिया है। और
टीवी खोलते हैं तो टीवी में बस वही बड़े बड़े लोगों की बातें, हम बीच के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो अपना दुख दर्द किसको बयां करें आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप आसानी से मिल जाते हैं और आप हमारे खेत पे आए, बहुत बहुत आपका आभार। तो सर्वप्रथम आपको ये बता दूं कि इस एक बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनके तैयार हुआ, अभी तक हम लोग सिर्फ यही जानते थे, किताबों में पढ़ते थे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और टीचर ने पढ़ाया, हमने उसको ग्रहण किया, लेकिन उसके कर्तव्यों को पालन आज तक कोई कर ही नहीं पाया हम लोग पिछड़े वर्ग के लोगों ने, क्योंकि ऊपर केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी, तो हम लोगों के जो संविधान के मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ते रहते थे रिटर्न में कि मास्टर बोले लिखते रहो, हम लोग लिखते रहते थे, लेकिन इसका असली जहाँ प्रायोजन मिलना चाहिए, जैसे 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लास का है, हम सरकार से यही पूछते हैं, जो संविधान संशोधन अभी EWS में किया था वीकर सेक्शन में, तो उसमें जो आपने 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया है, वो 10% या 100 में ही माइनस है या 100 से प्लस है, या हमारे 27 में -17 है या SC से -17 है, तो इस तरीके से हम लोग जोड़ के तो ये 110% हो गया। अब जब बिहार सरकार ने जो ये काम किया है, इसके लिए तो बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे। ये काम तो सुप्रीम कोर्ट के जज और केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के लोगों को बहुत पहले करा देनी चाहिए इतनी, और क्योंकि हम लोग अपने मौलिक अधिकार कर्तव्य तभी जानेंगे जब हम लोग जातिगत जनगणना सर्वे होगा, हम लोग अपने अधिकार जानेंगे, पराधीन का माहौल समाप्त होगा, अपने स्वयं अपने ठोस कदम ले सकेंगे। इस तरीके से तो असफलता और सफलता बीच के जो बीच में जो दूरी होती है, बीच का जो संयुक्त होता है, इसे कभी कोई हल ही नहीं निकल सकता है। तो आप मानते हैं कि जाति जनगणना एक अवश्य अहम जरूरत है, अवश्य होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। आज की बेरोजगारी, आज की महंगाई को देखते हुए हम आजीवन से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे, उनको सपोर्ट किया है, लेकिन मुझे ये लगता था कि मोदी जी आएंगे कुछ अच्छा करेंगे, मोदी जी ने अच्छा किया भी, हम ही नहीं कहते सारा खराब किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब आप हम पीड़ित हैं। आदरणीय पत्रकार महोदय, थोड़ा समय आपको ज़्यादा लेना चाहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। और हम अपनी दास्ता, अपनी पीड़ित, अपने जो हमसे गुजरी है या हम नहीं गुजरी है, जो BEd टेट 2011 नौजवान लोग होंगे, वो सारे आप प्रश्न करेंगे, उत्तर वही देंगे, क्योंकि महोदय आपको बता दूं 2011 में बसपा की सरकार थी और आदरणीय मायावती जी ने विज्ञापन निकाला शिक्षक भर्ती का 2011 का 72,825 का, उसमें प्राइमरी या BEd टेट मांगा गया, तो उसमें कम से कम मेरे हिसाब से तो 15-20 लाख आवेदन आए थे 72,825 भर्ती के सापेक्ष। तो लोगों ने सरकार ने आवेदन मांगे, अभ्यर्थी ने आवेदन डाले, मायावती जी ने 500 रुपये पर डिस्ट्रिक्ट मांगा था, बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तालमेल के साथ 500 रुपये एक ड्राफ्ट लगा और 75 डिस्ट्रिक्ट में आपने आवेदन ले लिए। उसके बाद क्या होता है, आचार संहिता लग जाती है, सत्ता परिवर्तन होता है, आदरणीय अखिलेश जी यादव की सरकार आती है 2012 में, तो उन्होंने जब उनसे मांग की गई, लेकिन जब अखिलेश यादव जी का मैनिफेस्टो जारी होता है चुनाव के पहले, तब उन्होंने अपना रखते हैं कि हम 2011 की भर्ती करेंगे, BEd टेट का हित करेंगे, और संसद भवन बैठते हैं बाहर और यहाँ विधानसभा लखनऊ में धरना प्रदर्शन करते हैं। तो अखिलेश यादव जी ने आश्वासन दिया, लोगों ने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। जब उनसे अपनी ये बात कही गई तो अखिलेश यादव जी ने क्या किया कि देखा कि विपक्ष का ये विज्ञापन है, अगर हम इसको पूरा कर देंगे तो हमारी वाहवाही नहीं होगी, माननीय बहन जी को सिरे जाएगा, तो ठीक। अखिलेश यादव जी ने क्या किया, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके रिवेंज में, उसके बदले में 72,825 का एक शैक्षिक अभिलेख से, शैक्षिक मेरिट से एक विज्ञापन निकाल दिया। मायावती जी का टेट मेरिट पे था, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन प्लस टेट मेरिट का बनाए, तो लेकिन इन्होंने क्या किया, अखिलेश यादव जी ने शैक्षिक मेरिट बना दिया। चलो उनकी बात मानी, हर डाइट 75 जिलों, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि 3 दिनों में हमने 30 जिले बाई कन्वेंस बाई बस, अब बस में जाएंगे, किराया देंगे, किराया उतरेंगे, पानी की बोतल पियेंगे, खाना खाएंगे, टैक्स वसूलेगा, राज्य सरकार के पास टैक्स जाएगा, उन्होंने लेकिन पीड़ित अभ्यर्थी हुए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, अब पिछड़े वर्ग के बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य जी ने
बीएड टेट तक थी 2011 की उठाई और उन्होंने कहा था हम इनको न्याय देंगे, हम इनको न्याय देंगे, हमें सपोर्ट करो। चलो हम बैकवर्ड या सबवर्ड जो भी कैंडिडेट थे, चलो उनको सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। सरकार आने के बाद आज 4 साल हो गए और उसके बाद पिछले विगत 5 वर्ष, 5 + 4 = 9, 9 साल बीत गए हैं। बीएड टेट 2011 के इन्होंने भी सुध नहीं ली। आप हमें ये बताइए, बसपा सरकार का विज्ञापन आए, सपा सरकार नहीं करती है। सपा सरकार का विज्ञापन आए, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आप ये बताइए, और भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन आए तो कांग्रेस सरकार नहीं करती है। इस तरीके से चलता रहेगा, अपना दल भी नहीं करेगी। अभी होता है आप लोग आपस में भिड़ते रहेंगे, इसमें हम अभ्यर्थी को क्या दोष। बिल्कुल, बहुत ही एक अहम आपने सवाल उठा दिया है, क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ और हमारा देश युवाओं का देश कहा जाने वाला देश है। और युवाओं के साथ इस तरह से अगर सरकारें छल कपट करेंगी तो हमारे देश का युवा फिर क्या करेगा, टूट जाएगा। बिल्कुल टूटे हुए हैं। अगर हम अक्षम हैं, अगर हम इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, तो हमारी गलती है। आपने टेट मांगा 2011 में, मैंने टेट दिया। आपने सुपर टेट मांगा 2019 सुपर टेट दिया। आपने सी टेट मांगा, सी टेट क्वालिफाइड किए। इतनी सारी डिग्रियां बक्से में बंद है श्रीमान जी, इतने बक्से में बंद है। अब बताइए, माँ बाप कहते हैं हम नहीं है, हम अनेकों पीड़ित की बात बता रहे हैं। लोगों ने अपने गहने, बेचारी महिलाओं ने अपने गहने अपने सब बेच बाच के कैसे भी 500 रुपये, जो अखिलेश यादव ने कहा 500 रुपये उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में ड्राफ्ट कर दिया। अब 75 × 500 आप कर दो, कितना रुपए होता है? इतना तो एक मजदूर कहाँ से ले पाएगी बताइए। चलो चलिए, अभी आप लोगों के पास हम दोबारा आएंगे, तो इसी बीच में हमारे साथ एक और, अरे थोड़ा जिस तरह से सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। मुद्दा का पहले बिहार सरकार ने जाति जनगणना का सर्वे पब्लिक किया है, आपको क्या लगता है जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए, बस यही आपसे पूछना था। इधर आओ, इधर। आपको क्या लगता है कि जाति जनगणना जिस तरह से बिहार सरकार ने करवाई है, क्या पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। जाति जनगणना होना बहुत ही जरूरी है। कैसे पता चलेगा सरकार को ये कि हमारे कितने कौन से कैसे क्या रहते हैं? ये हमारा जो आरक्षण है ना, वो इन्होंने कैसे डिवाइड कर दिया? बिना जनगणना किए ऐसे कैसे हो सकता है? और जाति जनगणना के हिसाब से, जैसे कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना करा के हम सत्ता में आए तो जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी देंगे। ये आपको क्या लगता है? ये तो सब अपने अपने सरकार के वो हैं, जिसकी आ जाती है वो अपनी अपनी फिर करता है। नहीं, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए भागीदारी जनसंख्या के वो मिलनी चाहिए, जनसंख्या के आधार से आरक्षण मिलना चाहिए, ये जरूरी है। जाति जनगणना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए, इसी बीच में हमारे साथ ओम जी पांडे जी हैं, क्योंकि जब तक कोई भी मुद्दा पूरा नहीं होता है, जब तक पंडित जी बीच में ना हो, तो हम पंडित जी का जानना चाहेंगे, ब्राह्मण जी से जानना चाहेंगे। ये बताइए पांडे जी, आपको क्या लगता है जाति जनगणना देश के प्रत्येक राज्य में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और होनी चाहिए जिस तरह से जाति जनगणना के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, एक तो दलगत और जातगत राजनीति पर उठ के सोचना चाहिए। पहले तो आप ये कहते रहे हम दो हमारे दो। जनसंख्या बहुत बड़ा एक मानक है देश की व्यवस्था के लिए, बहुत खतरा है। आप पहले बताते रहे सब लोग। अब आप कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। कैसे चलेगा? जिसने 2 पैदा कर लिया उसका हिस्सा कम हो जाएगा भैया। इस तरीके से नहीं है। देखो, कानून व्यवस्था और आपका लोकतंत्र कोई जातगत जात से नहीं चलता है। मुझे तो ये लगता है जात भेदों को बुलाकर ये जाति गणना बिल्कुल बंद करवानी चाहिए। जाति गणना नहीं होनी चाहिए बिल्कुल किसी भी तरीके से। तो जो दलित, पिछड़े, SC ST माइनॉरिटी के, इनकी आवाज जब इनके लोग नहीं होंगे उच्च पदों पर, तो इनकी सुनेगा कौन? इनकी जो सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, इनको कौन दिलाएगा? दलित की परिभाषा क्या है? पहले तो आप ये बताइए। दलित की परिभाषा किसी जात में बंधन होकर रह गई है। दलित गरीब की परिभाषा किसी जात में बंध के रह गई है। नहीं, अगर क्या उच्च जातियों में गरीब नहीं है? क्या उच्च जातियों में पिछड़े नहीं है, वंचित नहीं है? क्या उच्च जातियों में नहीं? आप
पिछड़ों की आवाज उठाइए, आप गरीब की आवाज उठाइए, शोषितों की आवाज उठाइए, वंचितों की आवाज मुद्दा उठाइए। हमारा ये है कि जिस तरह से बिहार सरकार ने जाति बिहार सरकार जनगणना की है और सर्वे को पब्लिक किया है, आपको क्या लगता है देश के अलग अलग राज्यों में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपको ये बताइए, जातिगत जनगणना से किसी गरीब वंचित शोषित को अगर लाभ मिल रहा हो तो पूरे देश में करवाइए। आपको लग रहा है ये जातिगत आंकड़ों से ज्यादा आपको लग रहा है ये कहीं विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं इन सब चीजों को लेके? अगर आपको लग रहा है इन सब चीजों से देश का विकास हो रहा है, गरीब का विकास हो रहा है, आप जातिगत जनगणना नहीं जो भी करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, पर मुझे नहीं लग रहा है इन सब चीजों से आपको कोई फायदा मिलने वाला है। लेकिन अब यहीं पर हम एक सवाल और खड़ा करेंगे। जब ये जाति समीकरण नहीं थे, जब संविधान लागू नहीं था, क्या एससी के ओबीसी के जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको वो सम्मान मिलता था? आपको लग रहा है कि उच्च जातियों में जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको अभी असम्मान मिल रहा है? बात गरीब अमीर अगर गरीबी पे रख लो तो गरीबी का आंकड़ा तो सबसे ज्यादा आपको एससी एसटी और ओबीसी में मिलेगा। हमें तो ये लग रहा है आपको जातिगत आंकड़ा से पहले गरीब और अमीर का आंकड़ा करना चाहिए। गरीबी मिटाते मिटाते 70 साल हो गए, गरीबी नहीं मिटी। गरीब मिट जाएंगे पर गरीबी नहीं मिट रही। आप इस बातों पे, मुद्दा ये होना चाहिए गरीबी कैसे मिटे, मुद्दा ये होना चाहिए हमें अधिकार कैसे मिले अपने, मुद्दा ये होना चाहिए कानून दो तरीके से जो काम करता है बड़े और छोटे के लिए वो कैसे समानांतर रूप से लाया जाए। जातिगत जनगणना से उठ के सोचने की बात है। अब ये बहुत छोटे विषय हो गए, ये तूल बनाने का कोई विषय नहीं है। अपनी राजनीति सेंक रहे हैं लोग अपने जातिगत जनगणना से, अपने भाई देख रहे हैं हमारी जात के कितने लोग हैं, कैसे सरकार बनेगी, कैसे समीकरण बैठाए जाएं। मतलब आप नहीं चाहते हैं कि एससी ओबीसी के लोग जो है उच्च पदों पर पहुंचे? हम चाहते हैं हर समाज के, हर वर्ग के, हर शोषित वंचित गरीब जो भी लोग हैं सब ऊंचे पदों पर पहुंचे, सबको अपना अधिकार मिले। ये तो तभी संभव है जब उनकी गणना होगी, जब उनको भागीदारी मिलेगी तभी तो अभी हम लोग पहुंचेंगे। मेरी बात ही नहीं, आपने मेरे शब्द नहीं सुने। नहीं, मैंने कभी दलित ओबीसी की बात ही नहीं की, मैं तो शोषित वंचित तो गरीब की बात कर रहा हूँ। वो सब सभी धर्मों में, सभी जातों में, उनकी बात कीजिए ना आप। अब जैसे हम यहीं पर आपने गरीब और अमीर की बात की है, यहीं पर एक और सवाल खड़ा करते हैं अपने उत्तर प्रदेश से। जो 2017 का विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने लड़ा था, वो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर। क्या एक पिछड़ी जात की वजह से तो उनको नहीं चीफ मिनिस्टर बनाया गया? हमें लग रहा है आपका चश्मा आपको उतारने की जरूरत है। आपके चश्मे में एक ही कलर है, आप पहले पारदर्शी चश्मा लगाइए। जातगत बातचीत से हमें कोई लेने ही देना नहीं है। हम तो चलिए, सीधे एक ही आप बात कर रहे हैं। बोलना नहीं चाहते, हम सिकरवार जी से समझना चाहेंगे। आप बताइए भाई साहब, क्या देश के जो अन्य लोग हैं, जिस तरह से अभी ओम जी पांडे जी ने बोला है कि जात से हटकर गरीबी और अमीरी की बात करनी चाहिए, क्या गरीबी और अमीरी बिना जाति जनगणना के हट जाएगी? नहीं, अब तो जो बिहार से आवाज़ निकली है तो वो आवाज़ निश्चित तौर पर अन्य प्रांतों में भी गई। अभी 5 राज्यों में जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा के, वहाँ अधिकांश राज्यों ने ये घोषणा की है कि हम सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे। और आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2 बार से जो बहुमत में बैठी है उसमें सबसे ज़्यादा पिछड़ों का वो है, 48% पिछड़ों ने उनको पसंद किया। तो निश्चित तौर पर आप अभी ये मना करते रहेंगे, लेकिन मजबूरी इनके सामने होगी क्योंकि राजनीतिक बात भी उसमें आएगी तो जाति जनगणना तो करानी ही पड़ेगी। जैसा कि हमारे सामने आप दोनों सवर्ण समाज से आते हैं और एक सवर्ण समाज के लोग जो है जाति जनगणना से परहेज करते हैं और आप जो है जाति जनगणना की पैरवी करते हैं, तो क्या मुझे लगता है कि आप विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री को जो विचारधारा है उसको फॉलो करते हैं? नहीं, विचारधारा नहीं, हम देश की एकता को बनाए रखना चाहते हैं। भाई किसी का अधिकार अगर आप दबाएंगे या छीनेंगे तो वहीं क्रांति होती है। तो हम तो अपने नट बोल्ट कस रहे हैं अपने, भाई तभी तो होगा। घर में आप देखो, अगर बुजुर्ग किसी का कम ज़्यादा कर देता वहाँ विवाद होता, बिल्कुल बिल्कुल, घर टूटता है। तो ये एक बड़ा घर है, अगर यहाँ गड़बड़ होगा आप अधिकार कहाँ तक किसी का मार के रखेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे और ये जो अपने यहाँ की जो व्यवस्था है ये विशुद्ध रूप से जाति व्यवस्था है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने देखो कहा था कि हम सब पिछड़े वर्ग के हैं, हालांकि वे नकली पिछड़े हैं। 2008 में उन्होंने अपनी ही कलम से अपनी बिरादरी को उसमें शामिल कर लिया, वो पब्लिक डोमेन में।
ये कोई कब भी तक आप दबा के रखेंगे, सिकरवार जी बता रहे हैं। तो ऐसा है, सिकरवार जी अपने सिकरवार जी की विचारधारा जो है वो सिकरवार जी की है, हमारी विचारधारा हमारी है। किसी की विचारधारा किसी पे थोपी थोड़ी जा सकती, ना उनके शब्द हमारे मुंह सभी में लोग घुसेड़े, स्वतंत्र हैं। ना उनके शब्द मेरे मुंह में स्वतंत्र के लिए ही तो घुसेड़े जा जनगणना सकते। होनी चाहिए, भागीदारी हम लोग ओबीसी को कौन मेरा तो पहचानेगा? ये मानना है इस देश में कौन क्रांति होनी पहचानेगा? चाहिए कि गरीबी कैसे हटे, इस देश में क्रांति। गरीबी कैसे हटेगी श्रीमान जी, हमें ये बताएं। हमारे अग्रज भाई बैठे, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। हमें ये बताएं, जो 100% आरक्षण है, अगर जनरल को 50% का तो पूरा अधिकार है, 10% जो प्लस दिया गया, ये किससे छीना गया है? छीना तो हम ही से गया है ना। जब हमारा अधिकार हमसे छीना जाएगा, भले हम पढ़े लिखे हैं तो अधिकार छीना जाएगा, तो हम लोग गरीब तो गरीब ही रहेंगे ना, वोट कहाँ से पाएंगे? जवाब दीजिए और पांडे जी। श्रीमान जी एक बात और, अभी उत्तर प्रदेश कर्मचारी अधीनस्थ आयोग में भर्तियां निकलती हैं, बैकवर्ड से निकलती है, बैकवर्ड 0 होता है, तब EWS वाले जनरल वाले क्यों नहीं बोलते हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है? पांडे जी जवाब दीजिए। भाई साहब, हम तो ये मानते हैं आरक्षण से अगर गरीबी हटती होती तो 70 साल से आरक्षण इस देश में है, और बहुत लोगों लेकिन आरक्षण उस अनुपात में मिला कहाँ? अभी तक 10% हम लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था, तब कहीं नहीं गरीबी हटा ली आपने 70 साल में। आप लोग सामंतवादी थे, पैसे वाले थे, मजबूत थे, अभी आपकी विचारधारा है, हम आपको हमें लग अभी रहा है हम आपको अभी सिकरवार और जी से स्टडी बात करने की करें। जरूरत है, अभी नहीं, आपको और सिकरवार- अध्ययन करने की आप जरूरत है। पत्रकार की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं श्रीमान जी। सिकरवार जी, क्या जनरल जातियाँ संपन्न नहीं थी पहले? नहीं थी, तो उनका स्थिति बहुत वो कम थी। अभी भी आप देखेंगे, लेकिन जो तो- SC OBC के अपेक्षा तो संपन्न थी। हाँ वो तो संपन्न, क्योंकि जमीन अभी भी समझ लो हम लोगों पे ज्यादा है। मिल गया आपका सवाल। अब हम नंदू जी से बात भाई करेंगे। पहले तो जमीन ही पे थी ना, पूरी जिस तरह से संपन्नता देश के गाँव जो में है, काहे को प्रधानमंत्री मानी हैं, जात 9 भाई, वर्षों आप से सरजारी ज्यादा कर रहे हैं, पिछड़ी आपका जात जमीन के कम है PM। ना जी, भाई जमीन तो तो जब वहीं पे है। जाति जनगणना की बात होगी, पिछड़ी जात की बात होगी, तो क्या PM प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या इन पर पिछड़ी जातियों का भरोसा उठ चुका है कि ये पिछड़ी जात के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, जब पिछड़ी जात का PM है और आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उससे पहले दलित राष्ट्रपति थे, तब भी नहीं विकास हो सकता, तो कब होगा विकास? देखिए महोदय जी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, कहीं न कहीं मायने में काफ़ी अच्छी है, और कहीं न कहीं मायने में उनकी असफलता जो है, वो उनकी सफलता की ओर संकेत करती है कि आप आदेश तो अच्छे करते हैं, लेकिन आपका जो आदेश का पालन है धरातल पर नहीं होता है। योगी जी भी यही स्थिति है यहाँ यहाँ उत्तर प्रदेश में। आप ही सोचिए, आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन तो आपने योजना चला दी, चलो हमने माना। आपने घर घर बिजली पहुंचा दी, 18,000 गांव बिजली आपने पहुंचाई। हर कोई भी घर अछूता नहीं बिजली से, आपको सराहनीय कदम ये। आप उज्ज्वला गैस कनेक्शन कराते, फ्री कराते, लेकिन जब आप सत्ता परिवर्तन होता है तो वही गैस सिलेंडर दूना हो जाता है। तो पहला वाला सिलेंडर किसान यूज करता है, किसान क्या हम सभी यूज करते हैं, लेकिन जो खत्म होने के बाद जो दूसरा सिलेंडर होता है, क्या वो कभी भरवाया जाता है? नहीं भरवाया जाता है। आप ये बताइए, उज्ज्वला योजना वाला कोई है यहाँ पर? कोई उज्ज्वला योजना पूछ ले, दूसरा सिलेंडर भरवाया नहीं भरवाया? क्या करे पांडे जी? स्पष्ट बोलिए, तेज बोलिए सर, तेज बोलिए सर, मन में नहीं रखिए सर। मुफ्तखोरी कौन दे रहा है? मुफ्तखोरी कौन दे रहा है? कौन मुफ्तखोरी दे रहा है? सरकारी तो रेवड़ियाँ बांट रही है, पब्लिक क्या लेने जाती है सरकार के पास? सरकार तो थैले में भी अपना वो लगाती है लोगों। बताइए क्या। और पहली बात और बताए महोदय जी, पहले नियुक्तियां होती थी कांग्रेस समय में, क्या सरकारी नौकरी नहीं थी? पहले समय में लोग ये नहीं जान पाते थे, उनका ज्वाइनिंग लेटर घर आ जाता था, जाइए बाय पोस्टल ऑर्डर से या स्पीड पोस्ट से, और नियुक्ति करने लगते थे। आज इतना दिखावा, इतना आडंबर है। अगर 200 भर्तियां निकलेंगी, 20 लाख फार्म पड़ेंगे, 200 लोगों को जिला मुख्यालय में बुलाया जाएगा और नियुक्ति पत्र ऐसे दिया जाएगा जैसे उन्हीं ने पेपर दिया हो। लेकिन जिस तरह से आपने नियुक्ति पत्र की बात की, कहीं ना कहीं राम मंदिर बना दिया, कहीं ना कहीं और भी सरकार ने हिंदू धर्म को मजबूत किया, तो SC OBC को नौकरियों की क्या आवश्यकता है? पूजा करो और अपना धर्म मजबूत करो। महोदय 2 दिन पहले मैं एक पत्रिका पढ़ रहा था, उसमें लिखा था अयोध्या के जो सेवादार हैं उनका PF, उनकी ग्रेजुएटी, सेवादारों की सेवा काल बढ़ा दिया गया। ये समझिए, मतलब हम लोग बेरोजगार, हम BC को कर दिए वहाँ पे यार 10-10 हज़ार रुपये में निकाल दीजिए नौकरी। अयोध्या का छोटा मोटा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, किसी गेट में हम भी लगे खड़े लाठी 10,000 रुपये में ज्वाइनिंग कराए।
क्यों नहीं कराई सरकार, क्यों नहीं आपको कराती ज्यादा है? ही पीड़ा मुझे लग रही है। पीड़ा मुझे इतनी पीड़ा है, मुझे क्या BED टेट 2011 से आप किसी भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में चले जाए, BED टेट 2011 जो मिलेगा वो पीड़ित ही होगा। और सिर्फ एक सरकार से नहीं पीड़ित है, जो सरकार है तीनों सरकार से पीड़ित है। आप ही बताइए 2019 के बाद शिक्षक भर्ती आई? एक भर्ती नहीं आई, क्यों नहीं आई? आपने 69,000 कराया, 68,000 कराया। वो 1,37,000 भर्ती शिक्षा मित्र जो थे, वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा जो इनवैलिड हो गए थे, वही भर्ती आपने 2 पार्टों में करके माननीय योगी जी ने करा दी। पिछली वाली भर्ती 1,37,000 को 2 पार्टों में कराई, एक 69,000, एक 68,500। 2019 में आप सुनिए 69,000 की शिक्षक भर्ती आई, 18,000 OBC आरक्षण सीट का घोटाला हुआ। कोई भी जनरल का नेता बोला हो तो बताओ, तब उन्हें OBC की पीड़ा क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों नहीं दिखाई देती? 19,000 सीटों घोटाला है और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश है उनको लिबर्टी दी जाए। एक नंबर से बेचारे SCRT लखनऊ में कम से 1 लाख अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी के आवास का घेराव कर रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार, हम बहुत सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन जो सच है वो सच, जो झूठ है वो झूठ। मैं दब के नहीं बोलता हूँ, ना तो मुझे ED का डर है, ना मुझे किसी का डर, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं है। मेरा ना राशन कार्ड बना है, ना मेरे नाम 1 रुपए की मोटरसाइकिल है, ना गाड़ी है। हमारा ED क्या करेगी? और पहली बात आप सुनिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 महीने हो गए माननीय श्रीमान जी, 1 नंबर का सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस का आदेश है इनको नियुक्ति दी जाए। 3 महीने से संदीप जी का, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का घेराव हो रहा है, नहीं, क्यों नहीं सुन रहे? अब क्यों नहीं सुनाई उनको? आवाज क्यों नहीं उनकी उठाई जा रही है? आप बताइए, 19,000 सीटें घोटाला है, कोई दिला दे। अब केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं बोलते हैं? पिछड़े वर्ग के नेता है, क्यों नहीं बोलते हैं? कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है। आप बोलते रहिए। हमें तो आज हिटलर की तानाशाही सरकार मुझे आज याद आ गई। मैं उतनी उम्र का था नहीं, लेकिन किताबें बहुत पढ़ी हैं, बक्से में बंद है, बस किताब ही कीड़ा, किताब ही बंद पढ़ी। आज ये बहुत ही मायूस है, निःशब्द हो गया हूँ मैं शैक्षिक भर्ती से कि बेरोजगारी का आपने इकोनॉमिक सेंटर ही बंद कर दिया, दिखानी बंद कर दी। चलिए, तो और कुछ बोलना चाहेंगे? काफ़ी बड़ी चर्चा हो गई, किसी और दूसरे दिन फिर दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।